नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए सुबह 11 बजे जैसे कि आपकी लाइव टाइमिंग है, इसके अंतर्गत अभी तक हम एमसीक्यू यानी कि महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न देख रहे थे। सबसे लास्ट में हमने जो वीडियो देखा था वो साइड में आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके वन लाइनर, जिसे आप कहते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर प्रश्नों की संख्या नहीं दे रखी है इस टाइप से, तो हम क्या कहेंगे इसको, वन लाइनर का मैराथन। अब यहाँ पर संख्या नहीं है तो कोई नंबर नहीं होगा। आधे प्रश्न हम आज देखेंगे, आधे कल देखेंगे। तो इससे सभी पूरे कोर्स के आपके जितने भी महत्वपूर्ण वन लाइनर है वो दो वीडियो में समाप्त हो जाएंगे। वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा ना हो इसलिए हम दो पार्ट में जो है इसको देखेंगे। प्रश्नों की संख्या यहाँ पर लगभग 150 से 200 तक होगी, और ये जो प्रश्न होंगे वो हमारे लेटेस्ट बेस्ड भी होंगे, 2019 बेस्ड भी होंगे, क्योंकि इससे पहले कोर्स हम फोर्थ सेमेस्टर का ऑलरेडी करा चुके हैं। फोर्थ सेमेस्टर की सभी प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम में, और उसके साथ साथ आपको कमेंट कीजिएगा, यदि ना मिले तो वहां पर भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि जैव विकास किसे कहते हैं। तो जीवों की रचना तथा कार्य प्रणाली जो है उसमें जो क्रमिक परिवर्तन होता है उसके द्वारा जीवों की जो उत्पत्ति होती है उसको जैव विकास कहते हैं। साधारण सी डेफिनेशन है, जहां पर कुछ समझने वाला होगा उसको साथ में हम समझते भी चलेंगे। अगला कह रहा है कि क्या जैव विकास का होना प्रमाणित है। तो जैव विकास की प्रामाणिकता के संदर्भ में दो वैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक आपके लैमार्क और दूसरे वैज्ञानिक आपके डार्विन, इन दोनों का नाम फेमस है। क्यों? क्योंकि जो लैमार्क हैं इन्होंने लैमार्कवाद का सिद्धांत दिखा था, जो कि आपका जैव विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और जो डार्विन है इन्होंने भी डार्विनवाद का सिद्धांत दिया था, और ये भी आपका जैव विकास के जो सिद्धांत है उसी के अंतर्गत आता है। ये जो थे डार्विन, ये आपके अंग्रेजी थे यानी कि अंग्रेज थे, और जो लैमार्क हैं ये आपके फ्रांसीसी थे। लैमार्क का पूरा नाम है जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। तो आगे लिखा है कि 1744 में फ्रांस वैज्ञानिक लैमार्क, देखिए यहाँ पर दे रखा है फ्रांसीसी थे, इनके विचारों को लैमार्कवाद के नाम से जो है वो जाना जाता है। एक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, वो है फिलॉसफी जूलॉजिकल पुस्तक किसकी है। रट के आपको रखना है एकदम कि लैमार्क की पुस्तक जो है वो फिलॉसफी जूलॉजिकल है, जिसमें उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत जो है वो बताया गया है। अगला है प्राकृतिक चयनवाद क्या होता है। तो जीवों की संततियां वातावरण में उपलब्ध भोजन, आवास और अन्य आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करती हैं। प्रत्येक जीव जंतु संघर्ष करता है, तो इस संघर्ष में वातावरणीय दशाओं के अनुसार जो उपयोगी जीव है उसका चयन करती है, और उसे ही प्राकृतिक चयनवाद के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब क्या है कि दो आपकी जीवों की प्रजाति दे रखी हैं। अब एक प्रजाति दूसरे से यदि अधिक जो है वो मजबूत कह सकते हैं, सक्षम कह सकते हैं, तो क्या होगा, आगे आने वाली जो पीढ़ी है धीरे धीरे जो पुरानी वाली आपकी कमजोर वाली है वो धीरे धीरे नष्ट होती जाएगी, और जो बेस्ट होगा प्रकृति के अनुसार अपने आप को सबसे बेहतर तरीके से ढाल लेगा वो आगे जो है वो सरवाइव करता है। तो प्राकृतिक चयनवाद जो है इसी का सिद्धांत इसके अंतर्गत होता है। प्राकृतिक चयनवाद को ही प्राकृतिक वर्णवाद के नाम से भी जाना जाता है, प्राकृतिक वर्णवाद। अगला देखते हैं प्रश्न, जैव विकास की जो पुष्टि है उसमें जीवों की संरचनात्मक समानताएं कौन सी हैं। तो दो प्रकार की होती हैं, एक समरूप होती है, एक समजात होती है। समरूप में क्या होता है, जो अंग आपके समान कार्य करने के कारण समान दिखाई देते हैं लेकिन उनकी रचना की बात करें तो उसमें भिन्नता आपको देखने को मिलती है। समजात में क्या होता है, कुछ अंग मूल रचना या उद्भव में समान होते हैं किंतु अलग अलग कार्य करने के कारण देखने में आपको समान नहीं लगते हैं, वो आपके समजात कहलाते हैं। एग्जाम्पल में अगर आपको बताऊं, समरूप में आप कह सकते हैं जैसे मधुमक्खी और बिच्छू, दोनों के डंक जो है वो अंग समान कार्य करने के कारण समान दिखाई देते हैं आपको, मधुमक्खी का डंक हो या बिच्छू का, पर उनकी जो मूल रचना होती है उसमें भिन्नता पाई जाती है। समजात की बात करें तो जैसे कि आपका जो मनुष्य है उसका हाथ होता है, चीता जो है उसके आगे के दो पैर होते हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो उनकी जो मूल रचना होती है वो आपकी उद्भव में जो है वो समान होती है, परंतु कार्य करने के कारण आप देखते हैं कि हम तो हाथ से कोई सामान उठाते हैं पर चीता क्या करता है, दौड़ने के यूज में करता है। तो ये आपका समजात होता है। दोनों की ही डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है, इसीलिए मैंने आपको बताया है। जीवाश्म विज्ञान अगला प्रश्न कह रहा है क्या है। तो आप क्या कहेंगे, अनेक ऐसे जीव जो लाखों हजारों वर्ष पहले जीवित थे
परंतु अब नहीं है, उनके अवशेष चट्टानों में दबे मिलते हैं। वही जीवाश्म या ऐसे जो जीवाश्म है उनका अध्ययन जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। और ये चट्टानों में दबे मिलते हैं, यही बहुत सालों बाद क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपका मिट्टी का तेल क्या है, पेट्रोल आप कह सकते हैं, प्राकृतिक गैस कह सकते हैं, जो आपके रिसोर्सेज होते हैं उसमें बदल जाते हैं। तो ये आपका जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। जितने भी चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र हैं उनके साथ अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे और आपको भी पढ़ने में अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। पारिस्थितिक तंत्र को लेकर पूछा गया है, तो हमारा पारिस्थितिक तंत्र विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधों से मिलकर बना हुआ है, आप सभी जानते हैं। संपूर्ण पृथ्वी क्या है, एक पारिस्थितिक तंत्र है, क्योंकि उसमें बहुत से जीव जंतु और पेड़ पौधे सभी से मिलकर बना है। इसके अंतर्गत सभी पौधे इसके अंतर्गत सभी जीव अपनी खाद्य प्राप्ति के लिए मूल उत्पादक तथा पौधों पर निर्भर हैं। तो यही हो जाएगा आपका पारिस्थितिक तंत्र। अगला देखते हैं, इसकी संरचना के आधार बताइए। तो संरचना के आधार होते हैं अजैविक घटक और जैविक घटक। ये चीज याद रखने वाली है, ध्यान रखिएगा। अजैविक घटक में आपके कार्बनिक अकार्बनिक जलवायु आते हैं। जैविक घटक में हरे पौधे, उपभोक्ता अपघटक और अपरदभोजी आते हैं। प्रश्न यहाँ से क्या पूछा जा सकता है बहुविकल्पीय में, कि इनमें से कौन से जैविक घटक नहीं हैं या हैं, और यही में से आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे और एक एक्स्ट्रा अलग से दिया होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला से आपका क्या अभिप्राय है? तो जीवों की श्रृंखला जो कि भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित होती है, वही आपकी खाद्य श्रृंखला कहलाती है। जैसे आप देखते हैं ना कि शैवाल है, उसके ऊपर आप लघु तंतु भोगता है, फिर छोटी मछली, फिर बड़ी मछली, फिर वृहत मछली। इस प्रकार से जो खाद्य श्रृंखला होती है उसी को हम देखते हैं खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत। और खाद्य श्रृंखला की एक खासियत भी है होती है कि इसमें जो संख्या होती है वो निश्चित होती है। खाद्य श्रृंखला से मिलता जुलता एक और शब्द होता है, वो होता है खाद्य जाल। खाद्य जाल में क्या होता है, जो विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं वो जब एक जाल के रूप में प्रदर्शित होते हैं तब उसे खाद्य जाल कहते हैं। और खाद्य जाल में क्या होता है, जो संख्या होती है वो अनिश्चित भी हो सकती है। ये खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में डिफरेंस आपका हो जाएगा। अगला कह रहा है कि एक सरल खाद्य श्रृंखला के लेवल बताइए, स्तर बताइए। तो 3 होते हैं आपका, एक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, एक द्वितीयक उपभोक्ता। तो सरल खाद्य श्रृंखला की बात की गई तो यही तीनों हो जाएंगे। अगला कह रहा है कि खाद्य जाल से क्या आशय है? तो मैंने आपको बताया, अभी खाद्य श्रृंखला बताया था, अब खाद्य जाल की भी डेफिनेशन बताई कि यहाँ पर लिखा है, इसको पहले पढ़ लेते हैं कि कोई की जीव एक से अधिक पोषक स्तर से तथा अन्य श्रृंखलाओं से अपना भोजन तथा ऊर्जा प्राप्त करता है, ऐसे परितंत्र को खाद्य जाल कहते हैं। इससे सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, उसको याद रखिए कि जो विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं होती है, खाद्य श्रृंखला भी मैंने ऊपर बताया, तो विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं एक जाल के रूप में जो प्रदर्शित होती हैं उसे हम खाद्य जाल कहते हैं। एक लाइन की डेफिनेशन है, भूलेंगे भी नहीं, बिल्कुल सही भी होगी। और पूरा आप चित्र भी बनाकर दिखा सकते हैं अगर यही प्रश्न आपका अति लघु की जगह लघु में पूछा गया हो। जो आपका चित्र होता है कि खरगोश जो है उसको बाज, चूहा, पौधे, कीट, मेढक, सर्प, इस प्रकार से पूरा एक जाल मैंने आपको याद होगा फास्ट रिवीजन वाले वीडियो में बताया था। अगला देखते हैं पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है। तो पारिस्थितिक पिरामिड जो है उससे हमारा आशय खाद्य कड़ी के प्रारंभिक स्तर पर जीवों की संख्या अधिक रहती है और कड़ी का जो अंत होता है उसे पहुंचते पहुंचते जो उपभोक्ता होती है उनकी संख्या भी कम होती जाती है। अच्छा, यहाँ से मेन जो प्रश्न पूछा जाता है वो क्या, पारिस्थितिक जो पिरामिड है उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो आप क्या कहेंगे, एक तो आपका आता है जीव संख्या का पिरामिड, एक आपका आता है जीव भार का पिरामिड, और एक आता है आपका ऊर्जा का पिरामिड। तो ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं पारिस्थितिक पिरामिड में, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी इसके अंतर्गत भी डिटेल में है, पर यहाँ पर हम वन लाइनर की बात कर रहे हैं तो मेन मेन चीजें जानते चलेंगे। अगला कह रहा है कि जैव विकास से संबंधित 3 वैज्ञानिकों के नाम बताइए। तो एक हो जाएगा जीन बैटिस्ट डी लैमार्क, एक हो जाएगा चार्ल्स डार्विन, और तीसरा हो जाएगा ह्यूगो डी ब्रीच। ये 3 टोटल जो है आपके वैज्ञानिक हैं। अगला कह रहे हैं कि जैव विकास के प्रमाण क्या है। तो प्रमाण क्या है, पहला है जीवों, जंतु और पौधों की तुलनात्मक शरीर रचना, फिर है शरीर क्रिया विज्ञान, फिर है आनुवंशिकी आदि। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जीवों में विकास को आप कैसे किस किस आधार पर प्रूव कर सकते हैं। तो जीवों की तुलनात्मक शरीर रचना के आधार पर भी कर सकते हैं, शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत तो आप देखते हैं, और आनुवंशिकी तो आप इन सभी के जो सिद्धांत है उनमें देखते ही हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जैव विकास क्या है। तो जैव विकास धीरे
धीरे होने वाला वह क्रमिक परिवर्तन है जिसके परिणाम स्वरूप आज के युग के जटिल और उच्च कोटि के पौधे और जंतु पूर्व काल के सरल और निम्न श्रेणी के पौधों तथा जंतुओं से उत्पन्न हुए हैं। तो यही तो आपका जैव विकास है, सिंपल सी साधारण सी आपकी डेफिनेशन है। अगला प्रश्न कह रहा है नव डार्विनवाद क्या है। तो नव डार्विनवाद की बात करें तो इसके अनुसार नई जातियों की उत्पत्ति पुरानी जातियों के जीन्स में परिवर्तन के कारण जो है वो होती है। ये आपकी महत्वपूर्ण लाइन लिखी है, इसको एकदम रट के रखिए। नव डार्विनवाद क्या कि नई जातियों की उत्पत्ति पुरानी जातियों के जीन्स में परिवर्तन के कारण होती है। इसमें पुरानी जाति से नई जाति के विकास में कई कारक भी कार्य करते हैं। तो आप नव डार्विनवाद को दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि जो नए जो सिद्धांत हैं यदि आप उसमें जोड़ दें डार्विनवाद को, किसे जोड़ दें डार्विनवाद को, तब आपका नव डार्विनवाद जो है वो बन जाएगा। मेन पॉइंट इसमें क्या है, जीन परिवर्तन के साथ जोड़कर इसे जो है वो समझाया गया है। वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें सब समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आप ही के लिए यहाँ पर ये सारी मेहनत की जा रही है, आप ही लाइक करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं जो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ वो अच्छी लग रही है आप सभी लोगों को, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न देखते हैं आपका अगला कि किस सिद्धांत के कारण ह्यूगो डी ब्रीज का नाम प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपका ऑप्शन एबीसीडी में से। तो बिल्कुल आपका उत्परिवर्तनवाद जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्परिवर्तनवाद हॉलैंड के जो है ये व्यक्ति थे, ह्यूगो डी ब्रीज कहाँ के थे, हॉलैंड के थे। तो हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रीज जो हैं इन्हीं ने ये सिद्धांत उत्परिवर्तन दिया था, इसी के कारण इनका नाम प्रसिद्ध है। और एक प्रश्न आपसे यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि जो इन्होंने अपना ये एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पर किया था, तो इवनिंग प्रिमरोज पौधा, कौन सा इवनिंग, इवनिंग जानते हैं गुड इवनिंग बोलते हैं, इवनिंग प्रिमरोज, प्रिमरोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिमरोज, ये पौधा था इवनिंग प्रिमरोज, उस पर इन्होंने अपने जो भी कह सकते हैं प्रयोग थे वो किए थे। और प्रयोग के बाद उत्परिवर्तन में उन्होंने बताया था कि जो नई जाति होती है वो जो जनक पौधे होते हैं उससे काफी भिन्न होती है, ये इन्होंने इसमें बताया था। अगला कह रहा है कि लैमार्कवाद का प्रमुख उदाहरण किस जंतु के जो है वो ऊपर है। 4 ऑप्शन देकर भी ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, पर वन लाइनर में आए तो आप डायरेक्ट लिख देंगे जिराफ के ऊपर प्रस्तुत किया गया था। अगला कह रहा है कि उत्परिवर्तनवाद से आप क्या समझते हैं। तो ये मैंने आपको बताया भी उत्परिवर्तनवाद की, ये देखिए हॉलैंड लिखा हुआ है, यही चीज मैंने आपको बताई कि जो चीज मैं अलग से बता रहा हूँ उसको एकदम रट के रखिएगा। हॉलैंड के वनस्पति वैज्ञानिक ह्यूगो डी ब्रीज ने इवनिंग प्रिमरोज, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यही मैंने लिखा था इवनिंग प्रिमरोज, इसके पौधों को अनेक पीढ़ियों का अध्ययन करते समय देखा कि इन पौधों में कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो जनक पौधों से काफी भिन्न होते हैं। ये वाली लाइन देखिए मैंने यही चीज बताई थी, जो एकदम हाईलाइटेड वर्ड है कि उस पर्टिकुलर सिद्धांत में सबसे ऐसी महत्वपूर्ण चीज क्या थी जो आपसे अगर कोई पूछे उस परिवर्तनवाद के बारे में तो आप तुरंत बता ले जाएं। बस उस लाइन को आप याद रखिए कि नई जाति जनक पौधों से काफी भिन्न, इतना आपको पता है तो आप इसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर पूरा सिद्धांत लिख सकते हैं। बात को समझ रहे हैं आप। आगे बात करें तो इतने भिन्न है कि इन्हें एक नई जाति के रूप में देखा जा सकता है। लंबी अवधि तक इस प्रकार के अध्ययन के बाद ह्यूगो डी ब्रीज ने सन 1901 में उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत जो है वो प्रस्तुत किया। तो यहाँ से सन भी आपको याद रखना है 1901। अगला कह रहा है कि नई जातियों के उद्भव के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। तो अभी मैंने ऊपर वाले प्रश्न में ही बता दिया, ह्यूगो डी ब्रीज आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि डार्विनवाद और नव डार्विनवाद के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। तो डार्विनवाद को चार्ल्स डार्विन ने, जो कि आपके अंग्रेज थे, और नव डार्विनवाद जो है उनको जूलियन हक्सले ने प्रतिपादित किया। जूलियन हक्सले जो है इन्होंने ही नाम दिया था नव डार्विनवाद को। अगला कह रहा है कि डार्विनवाद की आलोचना को दृष्टिगत कीजिए, क्या इसमें आलोचना थी। तो पहली थी कि डार्विन जो थे उन्होंने अवशेषीय जो अंग थे उनकी उपस्थिति पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। दूसरा आप क्या कहेंगे कि डार्विनवाद में जो विभिन्नताएं थी उनकी उत्पत्ति तथा कारणों पर भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। और तीसरा आप कहेंगे कि समस्या इस बात की थी कि जिनकी वंशागति होती है वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार पहुंचते हैं
तो ये आपकी 3 इनकी आलोचना भी जो है वो थी। तो देखिए नॉर्मल विशेषताएं तो सबको पता होती हैं, आलोचना भी आपको पता होना चाहिए क्या क्या जो है इनमें कमी थी। अगला कह रहा है कि खनिज क्या है, तो भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो अकार्बनिक तत्व होते हैं या उन्हीं को हम कह सकते हैं यौगिक होते हैं, उनको हम खनिज कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो पेड़ पौधे हैं, कोई जीव जंतु हैं, दब जाते हैं, फिर वही बहुत समय बाद परिवर्तन हो जाता है, तो आपका ये खनिज तेल वगैरह सारी चीजें वहीं से प्राप्त होती हैं। अगला कह रहे खनिज कहाँ पाए जाते हैं, तो खनिज पृथ्वी के तल पर, भूपर्पल्टी में भी और समुद्र में, इन सभी जगह जो है वो आपके पाए जाते हैं। अगला कह रहे हैं कि अयस्क किसे कहते हैं, तो ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में, सरलता से और कम लागत में हो सकता है, उसे हम अयस्क जो है वो इंग्लिश में ओर जो है वो कहते हैं। कुछ यहाँ पर पूछे गए हैं कि निम्न धातुओं के अयस्क जो है उनका नाम लिखिए। ये तो सभी आपको रटे होने चाहिए क्योंकि यहाँ से हर साल एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, और ये तो कम दे रखे हैं। मैं आपको अच्छा फास्ट रिवीजन कराऊंगा जब आपका जल्द ही पेपर की और डेट नजदीक आएगी, क्योंकि अभी तो हमारा वन लाइनर चल रहा है और इंग्लिश भी शाम के 8 बजे जो है वो चल रही है। तो इन दोनों समय में से जो भी चीज समाप्त होगी फिर मैं वहां पर फास्ट रिवीजन ही स्टार्ट करूंगा। तो लोहा जो है धातु, उसका अयस्क का नाम होता है हेमेटाइट। तांबा जो है उसका होता है कॉपर पायराइट। ये एक ही नहीं होता है, ये और भी होते हैं, यहाँ पर मेन मेन लिख दिया गया है। सोना होता है आपका, लिखा है यहाँ पर, मुक्त अवस्था में। इसी प्रकार आगे एल्यूमिनियम आपका बॉक्साइड, ये बहुत पूछा जाता है एल्यूमिनियम, इसको एकदम ध्यान रखिएगा। एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइड, इसका सूत्र क्या होता है, Al2O3.2H2O। क्या होता है, Al2O3.2H2O, ये जो है इसका सूत्र होता है। और भी इसके यानी कि जो एल्यूमिनियम है इसके और अयस्क होते हैं, तो क्रायोलाइट होता है, डायस्पार होता है, और भी ऐसे हैं। अगला है कैल्शियम, तो कैल्शियम का क्या होता है, अयस्क का नाम चूना पत्थर होता है। तो ये आपके कुछ दे रखे हैं, बाकी हम और भी डिटेल में बात करेंगे। अगला कह रहा है प्रश्न कि निम्न आधात्विक जो खनिज हैं उनके प्राप्ति स्थान का नामोल्लेख कीजिए। जैसे कि अभ्रक जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान। बहुमूल्य पत्थर राजस्थान में, पेट्रोलियम गुजरात, असम, अरब सागर के तटीय क्षेत्र तथा कृष्णा, कावेरी, गोदावरी नदियों के मुहाने। कोयला तो पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु। देखिए इतने राज्य याद करने से बेहतर तरीका क्या है कि आप एक राज्य याद रखें जहां पर सबसे ज्यादा वो चीज जो है वो होती है। उससे क्या होगा, वो नाम आप सबसे पहले लिखिए और उसी से मिलते जुलते थोड़े बहुत और नाम लिख दीजिए, तो अगर बिल्कुल आपको नहीं आता होगा तब भी आप कर ले जाएंगे। समझ गए आप। अगला देखते हैं, अयस्क से धातु निष्कर्षण जो है उसकी विधियां लिखिए। 4 ऑप्शन देकर ये प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी धातु निष्कर्षण की विधि नहीं है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो विधियां, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि होती है, चुंबकीय पृथक्करण विधि होती है, फेन प्लवन विधि होती है। तो ये जो सब विधि होती हैं ये आपकी होती हैं जो पिसा हुआ अयस्क होता है, जो सांद्रण होता है, उसके अंतर्गत विधि होती हैं। यानी कि सांद्रण क्या होता है, अयस्क से अशुद्धियों को अलग करना कहलाता है आपका सांद्रण। तो उसके अंतर्गत विधि होती है, क्योंकि धातु कर्म के अंतर्गत तो आपके अलग अलग पॉइंट आते हैं। पहला आपका आता है पिसे अयस्क का, सबसे पहले आप सांद्रण करते हैं, फिर दूसरे पर निस्तापन, फिर आपका भर्जन, फिर प्रगलन, फिर धातु का शोधन, तब जाके आपको धातु जो है यानी अयस्क से धातु जो है वो प्राप्त होती है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है, पर इसमें जो पहला पॉइंट होता है इसी के अंतर्गत ये तीनों पॉइंट आपके आते हैं। अगला कह रहा है कि अयस्क से प्राप्त अशुद्ध धातुओं का शोधन कैसे किया जाता है। प्रश्न है अयस्क से प्राप्त जो अशुद्ध धातुओं का शोधन है वो कैसे किया जाता है, तो प्रगलन से प्राप्त जो धातु है, मैंने अभी देखिए 5 लेवल बताए थे, तो उसमें प्रगलन से प्राप्त धातु में अनेक अशुद्धियां मिली होती हैं। तो अशुद्धि युक्त कुछ धातुओं को विद्युत अपघटनी विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, विद्युत अपघट्य जो है वो किसे कहते हैं, तो एक बड़े टैंक में शोधित किए जाने वाले धातु के लवण का विलयन लेते हैं जिसे हम विद्युत अपघट्य के नाम से जानते हैं। नॉर्मल सी अगर भाषा में आपसे कहूं तो जो आपकी विद्युत अपघटनी विधि होती है उसमें क्या होता है, इस प्रकार से आप एक बीकर लेते हैं, उस बीकर में आपका एक छड़ जो है वो अशुद्ध छड़ एनोड की होती है, एक छड़ आपकी शुद्ध छड़ कैथोड की होती है, और इसमें जो लिक्विड भरा रहता है आपका पूरा, वही होता है आपका विद्युत अपघट्य। तो वही लिखा है कि एक बड़े टैंक में शोधित किए जाने वाले धातु के लवण का विलयन लेते हैं जिसे विद्युत अपघट्य कहते हैं।
तो ये जो आपका हम यहाँ पर बीकर कह सकते हैं, ये एक बड़े लेवल पर होता है, तो बड़े टैंक को लेकर यहाँ पर लिखा गया, तो यही आपका होता है विद्युत अपघट्य। अगला कह रहा है पिग आयरन किसे कहते हैं, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको एकदम याद रखिएगा। तो वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन जो है वो कहलाता है। कच्चा लोहा या ढलवा लोहा भी हम इसी को कहते हैं, इन दोनों नामों से भी आपसे पूछा जाता है। इसकी विशेषता क्या है, जो पिग आयरन होता है इसमें 93% जो है आपका लोहा होता है, और बाकी जो बचा 4% होता है इसमें जो है वो कार्बन होता है। तो आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में इसमें लोहा होता है, तो इसी को कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, पिग आयरन अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है, इसका जो गलनांक होता है वो कम क्यों होता है। वो इसलिए होता है कि इसमें जो अशुद्धियां हैं, कार्बन देख रहे हैं मात्र 4% है, यहाँ पर 93 है, और 93 और 4 के अलावा आप देखेंगे तो जो 2-3% रह जा रहा है वो अन्य अशुद्धियां। तो जो अन्य अशुद्धियां आपकी हैं इस पिग आयरन में बहुत कम होती हैं, इसीलिए इसका गलनांक जो है वो कम होता है। अब प्रश्न ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसका यूज, तो आप कहेंगे इसका यूज पाइप बनाने में, नहाने के टब बनाने में, कूड़ादान बनाने में, ऐसी जगह जो है आपको देखने को मिलता है। अगला कह रहा है कि इस्पात से क्या अभिप्राय है, तो यह लोहा जो होता है उसका दूसरा रूप होता है, जिसमें आपका Fe 98.8%, 99.8% कार्बन की बात करें तो ये जो Fe है ये आपका इससे इस तक दे रखा है, यानी कि 98.8% से 99.8% तक होता है। और यही बात करें कार्बन की तो 0.25% से 1.5% तक, और शेष बात करें तो Si यानी कि सिलिका, P, S, Mn, इनकी अशुद्धियां जो है वो पाई जाती हैं। इसका यूज की बात करें इस बात का, तो नट बोल्ट बनाने में किया जाता है। एक यूज अवश्य याद रखिएगा, क्यों क्या होता है कभी कभार जैसे आपसे अति लघु हो गया, लघु में हो गया, कई बार पूछ लिया जाता है कि इसका उपयोग बताइए, तो आपको बिल्कुल नहीं आता होगा, एक यूज याद होगा तो पहले पॉइंट में आप लिख देंगे, और दूसरे वाले पॉइंट में उससे मिलते जुलते जो और चीजें होती हैं वो लिख सकते हैं। तो एक यूज सभी का याद रखिएगा। अगला कह रहा है तन्यता क्या होती है, तो जो धातु होते हैं उनको खींच कर तार बनाया जा सकता है, तो धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को ही तन्यता कहते हैं। सिंपल सी साधारण सी डेफिनेशन हो गई। अगला है, और ये जो तन्यता है ये आपसे जब धातु और अधातु में डिफरेंस पूछा जाता है तब भी आप लिखते हैं कि धातु जो है उसको खींचकर तार, यानी कि धातु जो है उनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, अधातुओं में नहीं, इस टाइप से। चालकता क्या होती है, तो सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें विद्युत प्रवाह संभव है, यही आपकी चालकता होती है। अगला कह रहा है कि मिश्र धातु क्या है। मिश्र धातु से पहले ऊपर वाला क्वेश्चन कि धातुओं के संचरण से क्या अभिप्राय है, तो धातु की जो सतह होती है उस पर उसका यौगिक बनकर धातु की एक एक परत के रूप में उतरना या नष्ट होना धातु का संक्षारण, इसी को सिंपल सी साधारण सी भाषा में आप कह सकते हैं धातुओं का नष्ट होना। आप देखते हैं लोहे में जंग लगती है तो क्या होती है, उसकी ऊपर वाली लेयर धीरे 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 उतर जाती है, तो वही होता है धातु का संचरण। अगला कह रहे हैं मिश्र धातु, यहाँ से आपका प्रश्न पिछले ही साल सबसे लेटेस्ट में 2019 में आया था, और ये नहीं पूछा था मिश्र धातु क्या होती है, ये पूछा था कि एक धातु दे दी थी, वो पूछा था किसका किसका जो है मिश्र धातु या किससे किससे मिलकर जो है वो बनी होती है। तो मैंने फास्ट रिवीजन वाला अगर आप देखेंगे जो पहले वीडियो मैंने 2017 बैच के लिए बनाया था, सारी चीजें A to Z उसी फास्ट रिवीजन से आई थी। एक चित्र मैंने बल्ब का बनाया था, और आप देखेंगे प्रीवियस ईयर 2017 बैच के लिए जो साइंस का पेपर हुआ था वही बल्ब का चित्र नामांकित चित्र पूछा भी गया था। मैंने पूरी कोशिश करता हूं मैं हर हमेशा से ही कि ज्यादा से ज्यादा मैं बताने की कोशिश करूं, ताकि पेपर में कैसे भी कहीं से कुछ भी पूछा जाए आप आसानी से कर ले जाएं। यही चीज मैं आप लोगों के लिए भी कर रहा हूं, 2018 बैच और 2019 बैच दोनों के लिए। देखते हैं प्रश्न आपका अगला, खनिज और धातु से आप क्या समझते हैं। तो खनिज क्या होता है, प्रकृति में पृथ्वी के अंदर वस्तुएं और उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उनको हम खनिज कहते हैं। और धातु की बात करें तो धातु ऊष्मा की सुचालक होती हैं तथा सामान्यतः कठोर होती हैं, और प्रत्येक धातु की कठोरता भी अलग अलग होती है। ये खनिज और धातु में साफ अंतर भी आपको समझ में आ रहा है। धातुओं के भौतिक गुण पूछे हैं तो एक हो जाएगा शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है, धातु के इस गुण धर्म को धात्विक चमक के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, ऊपर वाला ही पॉइंट हमने कि प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। तीसरा कि कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है,
और इस गुण धर्म को हम आघात वर्धनीयता के नाम से जानते हैं। सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध होते हैं। ऊपर अभी हमने एक जो पॉइंट देखा था वो था आपका तन्यता। तन्यता में क्या होता है, उसको खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। आघात वर्धनीयता क्या होता है, जब आप पीटते हैं कोई धातु को तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, पीटने पर उसका साइज जो है वो पिचक जाए, फैल जाए। दूसरा क्या होता है, टूट जाए। तो टूटती नहीं है, क्या है यहाँ पर लिखा है, धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, यानी कि ये गुण उनमें पाया जाता है। जब धातु अधातु में आप अंतर लिखते हैं तो वहां पर यही वर्ड यूज करते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि सोना और चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध होते हैं। अगला कह रहा है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी को समझाइए। तो सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। सिंपल सी, अवरोही क्या होता है, बड़े से छोटे क्रम में, यानी कि घटते हुए क्रम में आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अयस्क क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण बताइए। तो सभी आपके जो अयस्क होते हैं वो खनिज होते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले जो अयस्क हैं उसको यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि ऑक्सीकृत अयस्क, जैसे कि सल्फेट, सिलिकेट, कार्बोनेट। हैलाइड को भी लिखाया गया है Ag यानी कि सिल्वर, Kmg, NaAl, ये सभी आपके इस प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं। अगला देखते हैं, धातुओं के निष्कर्षण से आप क्या समझते हैं। तो अयस्कों में से अशुद्धियां जो होती हैं उसको अलग करके धातु को प्राप्त करना, उसका शुद्धिकरण धातु का निष्कर्षण कहलाता है। बहुत ही साधारण सी डेफिनेशन दे रखी है, पढ़ने मात्र से ही आपको समझ में आ रही है कि जो भी आपके अयस्क होते हैं उससे धातु जब प्राप्त करते हैं तो जितनी अशुद्धियां होती हैं अलग अलग विधियों से आप उनको अलग करते हैं, वही धातु का निष्कर्षण हो जाता है। चुंबकीय पृथक्करण विधि पूछा गया है। तो वह विधि या विधि उन अयस्कों के लिए प्रयोग की जाती है जिसमें अयस्क अथवा उसमें उपस्थित जो गैंग है, गैंग किसको कहते हैं, अशुद्धियों को कहते हैं, किसी एक की प्रकृति लौह चुंबकीय होती है। लौह चुंबकीय का मतलब क्या है कि जैसे लोहा होता है वो आपका चुंबक में चिपक जाता है, तो वो आपके चुंबकीय पृथक्करण में विधि में होती हैं ऐसी चीजें, लोहे से मिलती जुलती अगर आपकी अशुद्धियां हैं तो आप चुंबक से उसे आसानी से अलग कर सकते हैं। तो वही लिखा है कि इस विधि द्वारा सामान्यतः चुंबकीय और अनुचुंबकीय प्रकृति के पदार्थों को अलग किया जाता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रगलन क्या है। तो प्रगलन क्या है, प्रगलन जो धातु निष्कर्षण है उसकी एक विधि होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रगलन में क्या होता है कि जो अगलनीय अशुद्धियां होती हैं, जैसे बहुत सी चीजें होती हैं अशुद्धियां, आप जैसे अलग अलग चीजों में देखते हैं तो कुछ ऐसी भी तो अशुद्धियां होती होंगी जिसको आप आसानी से गला नहीं सकते। तो जो अगलनीय अशुद्धियां होती हैं उसको गलनीय बनाकर दूर किया जाता है इस प्रगलन में। देखिए गलन वर्ड आ रहा है, आप कहेंगे आ रहा है, तो बस इसी से आप थोड़ा सा जोड़कर याद रखिएगा कि अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय बनाकर दूर किया जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, जल धातु निष्कर्षण विधि को जो है वो समझाइए। तो यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कम विद्युत धनात्मक तत्व को इसके विलयन से विस्थापित कर देती है। तो सबसे पहली लाइन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि जो अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है वो कम विद्युत धनात्मक तत्व को इसके विलयन से विस्थापित कर देती है। इसके अलावा इस विधि में सांद्रित अयस्क के विलयन की क्रिया उचित अभिकर्मक के साथ कराने पर कम सक्रिय जो धातु होती है वो अवक्षेपित हो जाती है। तो ये आपकी होती है जल धातु निष्कर्षण विधि। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, विद्युत अपघटनी विधि क्या होती है। तो विद्युत अपघटनी विधि को अभी मैंने बताया था आपको चित्र के माध्यम से कि इस प्रकार से आपका कुछ टैंक होता है, इस टैंक में आपकी दो छड़ होती हैं, एक छड़ आपकी एनोड होती है और जो एनोड छड़ होती है यही आपकी अशुद्ध छड़ होती है, और जो दूसरी छड़ होती है वो आपकी कैथोड होती है। ये छड़ जो है आपकी शुद्ध होती है, शुद्ध छड़ होती है। तो इसमें जो विलयन भरा रहता है वो आपका विद्युत अपघट्य कहलाता है। और विद्युत अपघट्य क्या होता है, तो जो शोधित किए जाने वाला धातु लवण होता है उसका विलयन जो है इसमें होता है। अब इसमें जो इतना लंबा प्रोसीजर लिखा है रटने की आवश्यकता कोई नहीं है, मैं तीन आपको केवल लाइन बताता हूँ वर्ड की, यानी कि ऐसे नहीं लंबी लंबी लाइन, केवल तीन वर्ड बताता हूँ। पहला इसका प्रोसीजर होता है कि ये सब पूरा सेटअप बनाकर सबसे पहले तो आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें। दूसरा आपका होगा कि जो एनोड होता है विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद उससे आयन विलयन में आते हैं, जो एनोड छड़ है इससे आयन आपके विलयन में आते हैं जो इसका भरा हुआ है। और तीसरा आपका प्रोसीजर होता है
कि जो विलयन है उससे निकलकर जो कैथोड है इस पर शुद्ध धातु के रूप में जमा हो जाते हैं। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर इन केवल 3 वर्ड में जो है वो हो जाएगा। इतना लंबा मैं आपको समझाऊंगा तो समझ में आपको भी नहीं आएगा। इन 3 पॉइंट को ऐसे याद रखिए और अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिएगा। कोई नंबर आपके नहीं काट सकता, क्योंकि यही सबसे 3 महत्वपूर्ण चीजें इसमें होती हैं। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, अगर यही प्रश्न आपसे लघु में पूछा जा रहा है, ये तो मैं आपको वन लाइनर करा रहा हूँ, वन लाइनर की जगह अगर लघु त्रि प्रश्न में पूछा जाए तो आप चित्र को अवश्य बनाइएगा, थोड़ा सा समय बचाकर, क्योंकि चित्र बहुत ज्यादा जो है वो इफेक्ट डालता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि खनिजों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया जाता है? तो 3 वर्गों में, एक होता है धात्विक खनिज, एक होता है अधात्विक खनिज और एक होता है खनिज ईंधन। तो ये 3 प्रकार से हो जाएगा। अगला कह रहा है कि फेन प्लवन विधि में किस तरह के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है? तो फेन प्लवन विधि आपकी नॉर्मल आप कहेंगे होती क्या है, तो उसमें क्या होता है, जो अशुद्धियां यानी कि जो हल्के अयस्क होते हैं, सबसे पहले तो आप ये कहेंगे उनके सांद्रण के लिए यूज किया जाता है। इसमें अयस्क, तेल और जल, ये 3 चीजें होती हैं, अयस्क, तेल और जल। और जो आपकी अशुद्धियां होती है इसमें नीचे बैठ जाती हैं और जो झाग के रूप में ऊपर आपका जो अयस्क है वो आपको देखने को मिलता है। तो पूरा प्रोसीजर जब हम अलग से बात करेंगे तो देखेंगे। यहाँ पर जो मेन पूछा गया वो ध्यान रखिए, हल्के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। अच्छा, यही वीडियो आप देख रहे हैं एग्जाम के बहुत नजदीक, तो ये जितना भी वीडियो लेंदी हो, इतना समय लेके आपको ना ही देखना हो, तो साइड में 3 डॉट ऑप्शन होता है, वहां पर क्लिक कीजिए। स्पीड का ऑप्शन होता है, स्पीड को बढ़ा लीजिए अगर आप अधिक स्पीड में देख सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको स्पीड अधिक लग रही हो, तो स्पीड को घटा भी सकते हैं आप अपने अनुसार, और अपनी स्पीड के अनुसार जो है वो सुन सकते हैं। अगला देखते हैं, मंडलीप की आवर्त सारणी जो है उसके सामान्य लक्षण क्या हैं? तो सामान्य लक्षण में आपका जैसे कि प्रत्येक आवर्त में तत्वों की अव्यवस्था उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में होती है। परमाणु द्रव्यमान को हम परमाणु भार के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है, एक ही समूह में स्थित तत्वों के गुण में समानता होती है, तभी तो रखे जाते हैं उसी सीरियल में। इसी प्रकार सारणी में रिक्त स्थान वाले तत्वों के गुणों को पहले से ही बताया जा सकता है। तो ये सब मेंडलीव की आवर्त सारणी के लक्षण है। यहीं पर संशोधित पूछा होता तो चीजें कुछ बदल जाती हैं, तो ये ध्यान रखिएगा प्रश्न में क्या पूछा गया है। अगला कह रहा है, किसी वर्ग क्रमांक से क्या प्रदर्शित होता है? ये हमारा लास्ट पेज होगा। देखिए यहाँ से आपका पेज चल रहा है, ये लास्ट पेज होगा। बाकी बचे जो आपके प्रश्न हैं वो हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। वो भी इतने ही प्रश्न हैं जितने आज हम देख रहे हैं, क्योंकि मैंने पूरे का टोटल हाफ कर दिया है, जितने पेजेस थे उनको हाफ कर दिया है। तो किसी वर्ग क्रमांक से क्या प्रदर्शित होता है? तो वर्ग क्रमांक से तत्वों की संख्या प्रदर्शित होती है। आप देखते हैं जो आवर्त सारणी होती है उसमें वर्ग होते हैं और आवर्त होते हैं, तो वही वर्ग, उसी वर्ग को लेकर पूछा गया है। अगला कह रहा है, आवर्त सारणी के वर्गों की विशेषताएं क्या होती हैं? तो एक ही उपवर्ग के जो तत्व होते हैं उनमें आपस में समानता होती है, परंतु उसी वर्ग के दूसरे उपवर्ग की बात करें तो उसके तत्वों के गुणों में भिन्नता होती है। दूसरा पॉइंट है, एक ही उपवर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से अच्छा बहुविकल्पी में भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसी तत्व में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आवर्त में दाएं बाएं इस टाइप से किसमें बढ़ोतरी होती है, जैसे कि धनात्मक प्रवृत्ति, इस टाइप से अलग अलग पूछे जाते हैं। अगला कह रहा है कि संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त होते हैं। यहीं से यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें कितने वर्ग होते हैं। यहाँ पर तो आवर्त पूछा गया तो 7 संख्या है, वर्ग की संख्या पूछी जाए तो आपकी 18 जो है वो हो जाएगी। और इसी को हम दीर्घ रूप भी कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी को ही आवर्त सारणी जो है उसका दीर्घ रूप भी कहते हैं। अगला कह रहा है, अति लघु आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो इसमें 2 तत्व होते हैं, ये अलग अलग उसी आवर्त सारणी से पूछे गए हैं। अगला कह रहा है, दीर्घ आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो इनके चौथे और पांचवें आवर्त में 18-18 तत्व होते हैं। अगला कह रहा है कि मंडलीव की आवर्त सारणी के कोई 2 लाभ बताइए। तो पहला लाभ यह है कि सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक। यहाँ पर परमाणु क्रमांक ना लिख दीजिएगा, क्यों? क्योंकि मंडलीव की आवर्त सारणी की बात की गई है। अच्छा, एक प्रश्न ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मेंडलीव की जो संशोधित आवर्त सारणी थी वो किसने दी थी? तो वो मोजले ने दी थी। इनका नाम ध्यान रखिएगा, मोजले ने जो है वो दी थी। अगला देखते हैं, ये तो मैंने दोनों बता दिए, 2 लाभ, सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक और नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सहायक। अगला कह रहा है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की कोई 3 दोष बताइए। तो पहला दोष है कि जो असमान तत्व हैं उनको एक साथ रखा है इन्होंने मेंडलीव की आवर्त सारणी में। दूसरा कह रहा है, समान तत्वों को अलग अलग रखा है, ये आपकी दूसरा दोष हो गया। तीसरा है,
जो दुर्लभ मृदा तत्व हैं उनको भी स्थान दिया गया है। ये तीसरा दोष हो गया। तो दो पहले दूसरे दोस्त तो देखिए एक दूसरे के अपोजिट हैं कि जो आपके समान तत्व नहीं हैं उनको भी एक साथ रखा है, और दूसरा उसी का जस्ट अपोजिट है कि समान तत्वों को अलग अलग रखा है। तो इस टाइप से दो तो ऐसे याद रहेंगे, तीसरा आप समझ ही जाएंगे। अगला कह रहा है धातु तथा अधातु का आशय स्पष्ट कीजिए। तो धातु कम विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व धातु होते हैं। एक लाइन की अगर डेफिनेशन आपको याद रखनी है, धातु अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व अधातु होते हैं। कम विद्युत धातु, अधिक विद्युत अधातु। थोड़ा सा इसे आप ट्रिक से भी जोड़ सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर जो कम लिखा है का मा, यहाँ पर कितने टोटल वर्ड हैं? एक, दो। धातु में भी इस प्रकार धातु लिख के देखिए तो आपका धा एक हो जाएगा, एक तू, इस टाइप से। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर भी दो ही है, यहाँ पर भी दो, यानी जो दोनों छोटे वाले हैं वो एक साथ रखना है। अधातु में देखिए तो अधातु अधिक मैच कर रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल कर रहा है, इसमें भी आ इसमें भी आ। तो इस टाइप से थोड़ा सा जोड़ के याद रखिएगा ताकि जब प्रश्न में आए तो ये ना हो कि आप अधिक विद्युत धातु में लिखा है, कम विद्युत अधातु में लिखा है। तो जितने उसकी वर्डिंग है उससे ध्यान रखिएगा। अधातु आपका बड़ा है तो अधिक भी आपका बड़ा है, धातु आपका छोटा है तो कम भी आपका छोटा है, इस टाइप से। बाकी आगे का पूरा लिखिएगा, विद्युत ऋणात्मकता, कम विद्युत ऋणात्मकता। अगला कह रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन किस वैज्ञानिक ने किया था? देखिए यही मैंने नाम बताया था, मोजले ने जो है आपकी जो संशोधित आवर्त सारणी थी, आवर्त सारणी का जो संशोधित रूप था वो जो है वो दिया था। इनका नाम पूछा जाता है इसलिए मैंने अलग से नाम लिख दिया था। संशोधित आवर्त सारणी मोजले ने दी थी। यही पूछा गया कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन किस वैज्ञानिक ने किया? मोजले ने किया था। देखते हैं अपना अगला, सरल धारा किसे कहते हैं? तो एक स्थायी धारा जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे हम सरल धारा या डायरेक्ट करंट या डीसी भी आप देखते हैं काफी जगह लिखा रहता है, वही जो है वो कहते हैं। जैसे आपका सेल हो गया, बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा हो गया, ये सारी चीजें। ये हमारे लास्ट ही क्वेश्चन है। वीडियो को अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो इतनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड करा रही तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। उम्मीद है अब तक आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, पर जो लोग नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। देखते हैं प्रश्न आपका, विद्युत धारा के स्रोत बताइए। तो स्रोत आपके सेल होता है, जनित्र या जनरेटर, ये दो स्रोत हो जाएंगे। लास्ट प्रश्न देखने के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। लास्ट प्रश्न है आपका, विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? तो एक विद्युत सेल के संपूर्ण परिपथ में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होने के लिए सेल से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, एक विद्युत सेल के संपूर्ण परिपथ में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होने के लिए सेल से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसी को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो अब वो प्रश्न, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि जिप्सम जिप्सम जो है वो किस धातु का अयस्क है? मैंने आपसे क्या कहा कि एक ना एक प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जाता है, तो जिप्सम किस धातु का अयस्क है ये आप नाम वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। मैं आपके लिए चलिए चार ऑप्शन भी दे देता हूँ। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका मैग्नीशियम, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका कैल्शियम, तीसरा हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम, और चौथा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम या नन ऑफ दीज में से जिप्सम किस धातु का अयस्क है? अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। आगे के जो प्रश्न है, जितने आज देखे उतने ही प्रश्न कल हम वही हमारा समय सुबह 11 बजे देखेंगे। तो जितने लोग भी हैं लाइव आ जाइएगा, सुबह का समय है, मूड फ्रेश रहता है, तो आप सभी लोग देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा और चीज़ें याद भी होती हैं। तो इसी के साथ हमारा ये आज का वीडियो समाप्त होता है। आज में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।